हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोल टैक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। तो बच्चों, हमने देखा पिछली क्लास में हमने सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में पढ़ा। तो लोगों ने बच्चों सत्याग्रह मूवमेंट में काफ़ी ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, काफ़ी चिंता में आ गए थे। तो उन्होंने हबड़ा तड़बड़ी में एक एक्ट बनाया जिसका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक एक्ट बनाया। तो क्या है बच्चों वो एक्ट? तो वो एक्ट होता है रोल टैक्ट। तो पढ़ते हैं बच्चों, रोल टैक्ट क्या है। What was रोल टैक्ट? रोल टैक्ट है क्या? तो बच्चों 1919 में ये एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द रोल एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। यानी कि भारतीय सदस्यों के एकदम भारी भरकम अपोज के बावजूद ब्रिटिशर्स ने, यानी कि जो इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसने बहुत ही जल्दबाजी में इस बिल को पारित किया। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक्ट बहुत जल्दी बनाया गया, तो लोगों के अपोज के बावजूद। सेकंड पॉइंट कहता है, इट गेव द गवर्नमेंट इनमोरस पावर टू रेप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यानी कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, उनको कुचलने की पूरी पावर गवर्नमेंट के पास थी। यानी कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि करता हुआ पाया जाता था तो उसको 2 साल के लिए बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। अब आप सोचो कि किसी आदमी को 2 साल के लिए जेल में डाल दे तो भाई पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले तो उससे जो चाहें वो चीज उगलवा सकते हैं, या नहीं है? तो यानी कि अगर किसी को 2 साल के लिए डाल दिया गया तो भाई वो उसको टेररिस्ट भी बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो क्या था, एक भारी भरकम अपोज के बावजूद एक बिल पारित किया गया और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ऐसी पावर दी गई कि वो राजनीतिक गतिविधियों को कुचल सके और जितने लोग ऐसे एक्टिविटीज करते हुए पाए जाते हैं उन्हें पकड़े और सीधे जेल में डाल दें 2 साल के लिए। क्लियर है? तो गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के अगेंस्ट अहिंसक तरीके से लड़ने की सोची और 6 अप्रैल को उन्होंने एक हड़ताल के साथ इसकी शुरुआत करी। काफ़ी जगह जुलूस निकाले गए, काफ़ी जगह दुकानें बंद कर दी गई, रेलवे, डाकघर, इन सब का काम ठप पड़ गया। अंग्रेजों ने गांधी जी को दिल्ली में आने से भी रोक दिया। अमृतसर में भी बच्चों लोग बागों को काफ़ी अरेस्ट किया गया और 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था अमृतसर में, उस पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे लोगों में एक आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने क्या करा, जो सरकारी इमारतें थीं, रेलवे थे, डाकघर थे, उन सबको जलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्लियर है इतनी बात? और बच्चों जनरल डायर ने इसकी कमाल को संभाला। 13 अप्रैल 1919 को बच्चों लोग अमृतसर में बैसाखी मनाने के लिए एक छोटा सा बाग था जो बाहर था, जलियांवाला बाग, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए बैसाखी मनाने के लिए। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो मार्शल लॉ के अगेंस्ट लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग गांव के थे और उन्हें मार्शल लॉ के बारे में इतना पता नहीं था। ठीक है बच्चों, तो वो वहाँ पर भी इकट्ठे हुए, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा तो था नहीं कि हम टेलीविज़न में या होल्डिंग वगैरह लगा के उस ऐड को कर सकें और बता सकें हाँ जी मार्शल लॉ लग गया है। तो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। क्लियर है इतनी बात? तो जो जलियांवाला बाग था बच्चों, वो स्मॉल बाग था जो कहाँ था, अमृतसर के बाहर। वहाँ पर लोग क्या हुए थे, बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए। ठीक है, अब सम वर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ। कुछ लोग वहाँ पर किसके अगेंस्ट आए हुए थे? तो भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे मार्शल लॉ के अगेंस्ट। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे थे जो गांव से थे, उन्हें मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। अब जनरल डायर को इसका पता चला। जनरल डायर जलियांवाला बाग में आया और जितने भी रास्ते बाहर जाने के थे उन सबको बंद कर दिया और फायरिंग करा दी। तो वहाँ पर 100 यानी कि सैकड़ों लोग क्या हुए, मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। जब ये बात इंडिया में फैली तो उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जितनी भी इमारतें थीं, डाकघर थे, रेलवे थे, उन सब में उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी। तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या करा, इसको बहुत ही अमानवीय उन्हें प्रताड़नाएं दी।
उन लोगों को रोड पर घसीटना शुरू कर दिया, उनको नाक के बल घसीट के चलाया गया, तो जिसकी वजह से काफ़ी बेइज्जती लोगों को होने लगी। अब ये जो रोल्ड सत्याग्रह था, ये तो था तो बहुत बड़ा मूवमेंट, लेकिन ये सिर्फ जो हमारे शहरी और कस्बे थे उन्हीं तक ये क्या रह गया था, सीमित रह गया था। अब गांधी जी को लगा कि अगर हम इसको और बड़ा मूवमेंट करना चाहते हैं तो ये मूवमेंट बच्चों तभी बहुत बड़ा हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएं। और गांधी जी को लगता था कि अगर वो खिलाफत का मुद्दा उठाएंगे तो उससे हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ सकते हैं। क्या था बच्चों ये खिलाफत मूवमेंट? तो बच्चों एलाइड पावर और एक्सेस पावर में आपको पता है कि क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो उसमें ब्रिटेन ने तुर्की को हरा दिया था। क्लियर है इतनी बात? तो जो टर्की था वो क्या था, ओटमान एम्पायर था, एंड उसका जो रूलर होता था बच्चों उसको हम क्या बोलते थे, खलीफा। जो खलीफा होता था बच्चों वो एक स्पिरिचुअल लीडर होता था। क्या होता था? स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स। अब ब्रिटेन ने जब टर्की को हरा दिया तो उन्होंने उस खलीफा को हटा के अपना खलीफा रख दिया, जिसकी वजह से बच्चों मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया। तो गांधी जी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी कि भाई हम भी तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप लोग भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम मिलके साथ लड़ें। तो बच्चों 1919 में एक खिलाफत समिति बनाई गई, ठीक है बच्चों, और गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से मिलकर उनका समर्थन करने के लिए कहा और पूर्ण स्वराज असहयोग आंदोलन के लिए भी उन्हें उस पर राजी किया। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले रोल्ट एक्ट देखा कि रोल्ट एक्ट क्या था, फिर जलियांवाला बाग, और फिर बच्चों हमने खिलाफत मूवमेंट देखा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।